हम लोग जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग जानेंगे कि कार्बन क्या है, कार्बन उसके यौगिक क्या है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वायुमंडल में कार्बन का प्रतिशत कितना है, पूरे ब्रह्मांड में कार्बन का प्रतिशत कितना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, हम एक जानेंगे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और उसको देखते हैं कि इसमें क्या-क्या है। कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन जो है, कार्बन शब्द जो है वह लैटिन लैंग्वेज के कार्बो शब्द से आया है। एक लैटिन लैंग्वेज होता है, ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज होता है, उसके कार्बो शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है कोयला या चारकोल। कार्बन एक अधातु है। हम लोग जानते हैं कि जब मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे हैं कि कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है जिसका संकेत क्या होता है, सी होता है। इसका जो सिंबल होता है वह होता है सी। इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 6 और परमाणु द्रव्यमान होता है 12। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे, तो इसके बाह्यतम कक्षा में क्या हो जाएगा, 2 4 होगा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें सहसंयोजक बंधन बनाए पाए जाते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसमें जो है एक आयनिक बंधन होता है, एक सहसंयोजक बंधन होता है, जो हम आगे चर्चा करेंगे कि आयनिक बंधन क्या है और सहसंयोजक बंधन क्या है। तो यह जो कार्बन होता है, यह हमेशा सहसंयोजक बंधन बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजक बंधन। और कार्बन जो है पृथ्वी पर जो इसकी उपस्थिति है वह 0.02 प्रतिशत है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह दोनों जो है इंपॉर्टेंट है कि हवा में इसकी उपस्थिति 0.03 प्रतिशत है और पृथ्वी पर जो इसकी उपस्थिति है वह है 0.02 प्रतिशत। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि पृथ्वी पर इसकी उपस्थिति है 0.02 प्रतिशत और हवा में जो इसकी उपस्थिति है वह है 0.03 प्रतिशत। हम लोग क्या क्या जाने कि कार्बन जो है लैटिन लैंग्वेज के कार्बो शब्द से लाया गया है, जिसका अर्थ होता है कोयला। कार्बन एक अधातु है जिसका संकेत सी होता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। इसमें जो बंधन होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं वह सहसंयोजक होते हैं और पृथ्वी पर जिसकी उपस्थिति होती है वह 0.02 प्रतिशत होती है और हवा में जिसकी उपस्थिति होती है वह होती है 0.03। और अभी तक जितने भी तत्व पाए गए हैं उसमें जो कार्बन है, कार्बन के सबसे अधिक यौगिक है। एक पॉइंट यहाँ पर और लिखेंगे कि कार्बन के सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन के सबसे ज्यादा क्या है, यौगिक है, मतलब कि कंपाउंड है। जो कार्बन है, कार्बन के सबसे ज्यादा क्या है, यौगिक है। उसके बाद है, आगे हम चलेंगे तो कार्बनिक यौगिक के स्रोत एवं महत्व को समझेंगे। उससे पहले हम एक स्लाइड लेकर हम यहाँ पर समझते हैं, एक हम बोर्ड ले लेते हैं और वहां हम एक चीज गौर करेंगे कि कार्बन जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। मैं एक चीज बता देता हूं कि अभी आप दिनचर्या में जो भी आपके दैनिक जीवन में जिस सामान का यूज आप करते हैं उस सभी में, जैसे अगर हम बात करें कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप भोजन करते हैं उसमें कार्बन है। आप जो है वस्त्र पहनते हैं उसमें कार्बन है। आप जो है दिनचर्या के लिए कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क, उसके बाद है पेन, कॉपी, बुक, नहाने जाते हैं तो साबुन का यूज करते हैं, बाल्टी का यूज करते हैं, पीने के लिए बोतल का यूज करते हैं। उसके बाद है कि यह हीरा में है,
ग्रेफाइट में है। उसके बाद कहाँ कहाँ कार्बन है? कोयला में है, कोयला में है। उसके बाद फ्लोरीन में है। मतलब कि आप जहां भी देखिए आपको कार्बन नजर आएगा। कहने का सेंस एक ही है कि आप दैनिक जीवन में जिस भी चीज का यूज करते हैं, जो भी सामान आपके यूजेबल है, मतलब उसका यूज आप करते हैं, उन सभी में क्या है? उन सभी में जो है कार्बन है। उन सभी में क्या है? कार्बन है। और हर जगह कार्बन पाया जाता है। अगर हम बात करें कि कार्बन कैसा होता है, तो जैसे हम यहाँ पर मान लो, यहाँ पर एक हम केतली ले ले और इसमें जो है चीनी रख दे। चीनी इसमें डाल दे। और चीनी इसमें डालने के बाद जो है, जब हम पानी में विषय रखकर इसको खौलाएंगे, यहाँ से हम जला देंगे, इसको हीट देंगे, तो जलने के बाद आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ऊपर में काला रंग का परत जम जाता है। सबसे ऊपर जो है काला रंग का परत हो जाता है। ये भी क्या है? कार्बन है। यही क्या है? कार्बन है। तो कहने का सेंस ये है कि कार्बन जो है हर जगह पाया जाता है। कार्बन जो है हर जगह पाया जाता है। तो अब जो है इसके अब है कार्बनिक यौगिक के स्रोत एवं महत्व को समझेंगे। कि प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी, कि कार्बनिक यौगिकों के स्रोत मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधे होते हैं। जो कार्बन, जो हमको कार्बनिक यौगिक जो का जो स्रोत है, जो सोर्स है, मेन रूप से यह पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधे होते हैं। और कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, जो ऑर्गेनिक, जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं तथा उन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। मतलब कि उसको लैब में तैयार नहीं किया जा सकता है। किसका? कार्बन का। कार्बन का यूज, कार्बन का हम प्रयोगशाला में कार्बन को नहीं बना सकते हैं। वर्जिलियस रसायन शास्त्री थे, वर्जिलियस महोदय। 1815 में उन्होंने एक सिद्धांत दिया, जीवन शक्ति का सिद्धांत। यह क्वेश्चन पूछता है कि वर्जिलियस सिद्धांत या जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। तो उन्होंने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। अदृश्य जीवन मतलब क्या है? कि अदृश्य जीवन जीवन शक्ति द्वारा होता है। लेकिन इस धारणा का अंत तब हुआ, मतलब कि वर्जिलियस महोदय कहें कि सिर्फ सजीव स्रोत से ही हम कार्बन को प्राप्त कर सकते हैं, और कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण होगा, यह एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। वर्जिलियस महोदय ने यह कहा। इसको लैब में बनाना संभव नहीं है, लैब में इसको तैयार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक कहावत है कि गुरु से चेला बड़ा होता है। जब उन्हीं के एक शिष्य ओहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनियम साइनेट को गर्म करके कर दिया। कहने का सेंस ये है कि वर्जिलियस महोदय ने एक सिद्धांत दिया कि हम प्रयोगशाला में हम कार्बन को हम तैयार कर ही नहीं सकते हैं, कार्बन को हम बना ही नहीं सकते हैं। लेकिन ओहलर साहब ने ऐसा, एक चीज और हम बता देते हैं यहाँ पे, ओहलर साहब का कुछ ऐसा मान्यता नहीं, कुछ ऐसा सोच नहीं था कि हम वर्जिलियस के सिद्धांत को खत्म कर देंगे, हम गुरु द्वारा जो बताया गया उनके सिद्धांत को खत्म कर देंगे। वो तो अचानक हो गया कि वो लैब में गए थे और अमोनियम जो साइनेट था उसको क्या किए? गर्म किए, तो यूरिया बन गया। तो देखिए कि यूरिया में क्या है, यहाँ तो कार्बन मिल गया। तो कहने का सेंस ये है कि वर्जिलियस के सिद्धांत को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कौन? ओहलर महोदय ने, उन्हीं के शिष्य थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि वर्जिलियस के सिद्धांत को लिखे या जीवन शक्ति के सिद्धांत को लिखे, तो आप इस सिद्धांत ऐसे लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है और इसका निर्माण एक महान शक्ति
के प्रभाव से होता है। देखो, अदृश्य शक्ति वहां पे था, मतलब कि महान शक्ति। देखिए, कोई दैवीय शक्ति होता है ना, हम लोग डिस्कस करते हैं गांव देहात में, गांव समाज में जाते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि एकरा पास कोई दैवीय शक्ति हो, एकरा पास भगवान का कोई शक्ति हो। तो कहने का सेंस एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है, और बिना उस शक्ति के इन यज्ञों का निर्माण संभव नहीं है। कहने का सेंस है, उन्होंने कहा कि प्रकृति, मतलब कि कोई दैवीय शक्ति इसको क्या कर सकता है, बना सकता है, के प्रभाव से कार्बन का निर्माण होगा। लेकिन इसी सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। और बर्जिलियस के शिष्य फ्रेडरिक ओहलर ने 1828 ईस्वी में इस इनकी धारणा को क्या किया, खंडन कर दिया। और क्या किया उन्होंने कि अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। जैसे NH4 CNO जो अमोनियम साइनेट है, इसको जब हीट दिए या गर्म किए तो NH2, और देखिए बीच में कार्बन आ गया, CONH2। कहने का सेंस ये है कि अमोनियम साइनेट को जब हीट किया, गर्म किया, तो यूरिया बन गया, और यूरिया में क्या है, कार्बन है। तो कहने का सेंस बर्जिलियस के सिद्धांत का खंडन कौन किया, उन्हीं के शिष्य फ्रेडरिक ओहलर ने 1828 ईस्वी में, क्या करके, तो यूरिया बना के। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैब में बनने वाला प्रथम यौगिक कौन है, कौन सा कंपाउंड है, तो आपको कहना होगा यूरिया। यूरिया में क्या है, कार्बन है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब आता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को हम समझेंगे, रासायनिक बंधन को समझेंगे। देखो, किसी यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, देखिए, शादी विवाह होता है, और शादी विवाह होता है तो पति पत्नी के रिश्ता, जब पति पत्नी के बीच जब शादी हो जाता है, तो उनके बीच को जो बंधन हम कहते हैं ना कि एक दूसरे के शादी का बंधन है, यार क्या चीज का बंधन है, शादी का बंधन है। तो रसायन शास्त्र में कहने का सेंस है कि केमिस्ट्री में अगर दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जिस फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। मतलब कि रसायन शास्त्र में दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। इतना याद हो गया, केमिकल बॉन्ड कहते हैं केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब है कि केमिकल आयनिक बंधन। अब है आयनिक बंधन। आयनिक बंधन क्या है कि एक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो रासायनिक बंध बनता है, उसे हम आयनिक बंधन कहते हैं। एक समझो, एक धातु से अधातु में एक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, हस्तांतरण से जो रासायनिक बंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, जो केमिकल बॉन्ड बनता है, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर Na है और Cl है, तो अगर हम Na सोडियम के और क्लोरीन के, तो अब जब हम सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो सोडियम के, देखो NaCl है, तो NaCl क्या है, धातु, Na क्या है, धातु है, और Cl क्या है, अधातु है। तो जब यह आपस में बनेगा तो यह बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। तो कहने का सेंस है, यह जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके इसको देगा, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इनके बीच जो है, कहने का सेंस है, ट्रांसफर होता है, एक देगा दूसरा लेगा। आयनिक बंधन में क्या होता है कि एक लेगा दूसरा देगा, लेकिन वही सहसहयोग बंधक में ऐसा नहीं होता है। कहने का सेंस है, अगर हम
हम इसको जो है, अगर हम इसको आपको समझाने की कोशिश करें, अगर हम सोडियम को लें, यहाँ पे देखिए हम सोडियम के सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11, 2, 8, 1 होगा। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अगर पहला कक्षा बनाएंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक मान लो 2 हो। दूसरा का कक्षा बनाएंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और तीसरा कक्षा बनाएंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हम क्लोरीन की जब बात करेंगे तो क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8, 7। तो क्लोरीन यहां पर अगर हम देखेंगे इसको, तो अगर प्रथम कक्षा में इसका 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में इसका अष्टक पूरा कर लिया है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जरा इसमें देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। जो सोडियम है, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये भी चाहेगा कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए, और ये भी चाहेगा कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए। तो भाई कौन देगा? अगर सिंपल वे में समझिएगा कि जिसके पास एगो है, अब मान लीजिए क्लोरीन के पास, यहां समझिए, क्लोरीन के पास बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको मात्र 1 कम है। 1 अगर किसी से ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और सोडियम का अगर तुम देखो तो सोडियम का तो 7 को कम है, तो हमेशा ये क्या करेगा कि भाई 7 को वाला 7 को इसमें इलेक्ट्रॉन आकर थोड़ी ना घुस जाएगा। जब जाएगा तो ये जाएगा, और यह जाकर इसके अष्टक को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। मतलब तो यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं आयनिक बंधन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इतना डिटेल से आपको हम समझा दिए, तो आयनिक बंधन किसे कहते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी परमाणु के बीच बना वह बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बने, तो इस प्रकार के बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। और यहाँ पे 2, 8, 1, 2, 8, 7 देखिए, 2, 8, 2, 8, 8 कैसे अष्टक को पूरा कर लेता है, वो आगे के हम स्लाइड्स में आपको क्या किए, बता दिए। अब चलिए कि सहसंयोजक बंधन क्या है। देखो, दो परमाणुओं के बीच, अभी हम आयनिक बंधन में देखें कि वहां पे दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन वहां पे देखें कि दो जो है धातु और धातु के बीच क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे देखो कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बने बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसमें हस्तांतरण नहीं होगा। सहसंयोजक बंधन कहता है कि भाई हम आपसे कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम आपके साथ काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, हम आपके साथ साझेदारी के साथ काम करेंगे। तो कहने का सेंस है मिलकर काम करेंगे, हम पार्टनर के साथ काम करेंगे, हम साझेदार के रूप में काम करेंगे, लेन देन नहीं करेंगे। कहने का सेंस यह कहता है कि हम लेन देन नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ मिलकर साझेदारी करेंगे। क्या करेंगे? तो पार्टनरशिप, यहां पर समझो पार्टनरशिप। सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं होता है, क्या होता है? पार्टनरशिप होता है। तो जिन यौगिकों में इस प्रकार का बंधन पाया जाता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजिक यौगिक या बंधन। अब है कि सहसंयोजक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। जैसे, एक सेकेंड हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि सहसंयोजक बंधन क्या है। तो यहां आप देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होता है? एक,
तो क्या करेगा, कहा अभी क्या कहा है कि वह परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो भाई देखो यह होता है, जैसे कि हम अब जैसे पहले इसको समझ लो कि सहसंयोजक यौगिक होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अध्रुवीय और एक होता है ध्रुवीय। अध्रुवीय में होता है कि वह दो समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा। देखो जैसा जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ ही मिलकर साझेदारी करेगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन के साथ ही मिलकर साझेदारी करेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ ही मिलकर साझेदारी करेगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ ही मिलकर साझेदारी करेगा। तो उसे हम कहेंगे अध्रुवीय सहसंयोजिक बंधन या आबंध बॉन्ड। या इसको देखकर घबराइएगा नहीं, ये सब एक ही चीज का नाम है। तो जहां पे दो समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है उसे हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजिक बंधन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पर एक है और यहाँ एक और हाइड्रोजन हम ले लिए और इस प्रकार कहा कि ठीक है हमारे पास एक है, पहला कक्षा में इसको अष्टक पूरा करने के लिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो कहा ठीक है हम एक काम करते हैं कि तुम्हारा एक ले लेते हैं और तुम भी हमारा एक ले लो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो देखो यहाँ यह क्या हुआ, इस प्रकार से जो बॉन्ड बना उसी को हम कहते हैं, देखो यहाँ पे ठीक से अगर इस प्रकार से हम बना दें और फिर इस प्रकार से बना दें, इसी को कहते हैं सहसंयोजिक बंधन। यह जो बॉन्ड बन रहा है, यह जो साझेदारी हो रही है, यह इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो साझेदारी हो रही है उसी को हम कहते हैं सहसंयोजक बंधन। चूंकि एक ही परमाणु सेम परमाणु है, दो समान परमाणु है, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के साथ, तो कहने का सेंस है। अब क्लोरीन क्लोरीन के साथ करेंगे। चलिए हम एक और ब्लैक बोर्ड लेकर इसको और हम समझाते हैं थोड़ा आपको। जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 और एक 7, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर से एक और क्लोरीन लिए, इसके भी बाह्यतम कक्षा में सेम होगा, 2 4 6 और एक 7। अब यहां पर देखो इसके साथ जो यह बॉन्ड इसका एक ले लेगा, देखो समझो यहाँ पर इसका अगर एक ई ले लेगा तो इस प्रकार से ऐसे बनेगा और इस प्रकार से ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर जो बंधन जो साझेदारी हो रही है इसमें दो दो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई कि नहीं हो गई, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, तो कहने का 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा, इसका भी अष्टक पूरा हो गया उसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो कहने का सेंस इस प्रकार के जो बॉन्ड पाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं सहसंयोजक सहसंयोजक बंधन। चलिए हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं, एक और एग्जांपल से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 हो गया। अब यहाँ भी 2 4 और 6, यहाँ पर देखो ई इसका इसका, तो यहाँ पर देखो इस टाइप से जो बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज आया, अब यहाँ पर आप लोग समझिए एक नया चीज आया कि देखिए यहाँ पर देख रहे थे कि एक सिंगल बॉन्ड बना रहा था लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो इस सिंगल बॉन्ड जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे तो उसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, और जब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे तो उसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे उसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो यही चीज शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था, आप देख लीजिएगा इसको, इसी को कहते हैं डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को वह क्या करता है, साझेदारी करता है। बात समझ में आ गया होगा। तो यही है कि एक जो सहसंयोजक यौगिक हो दो प्रकार के होते हैं, एक अध्रुवीय एक होता है ध्रुवीय। जब दो समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे अध्रुवीय कहते हैं, और जब दो असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसे हम कहते हैं ध्रुवीय कहते हैं। जैसे एच हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर साझेदारी करें तो उसे हम ध्रुवीय कहते हैं।
इसको देखो, यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर जो आप देखे हैं देखो, यहाँ पर समझ लो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर आप देख लीजिए इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। तो इससे घबराइएगा नहीं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, यहाँ पे हम बता ही देते हैं ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। देखो जैसे कि नाइट्रोजन है, अब यहीं पर हम इसको बना ही देते हैं। नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन दो एक दो तीन। अब यहाँ पे भी नाइट्रोजन ले लो, एक दो तीन। तो यह तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा या इसे साझेदारी करेगा, और इस प्रकार जो बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, त्रिक बंधन, इसको बोलते हैं त्रिक बंधन। अच्छा, एक चीज आपको मन में आ रहा होगा कि चूंकि नाइट्रोजन में हम तो लिखते हैं N2, यहाँ पे बना तो रहा है N3, ऐसा क्यों? हमको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है लेकिन हम लिखने के समय में लिखते हैं N2, वाई? हम दूसरे कमेंट सेक्शन में आपको हम इसका जवाब दीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है। आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कि सहसंयोजक बंधन के प्रकार। अभी हम जिसकी चर्चा किए हैं वही दिया गया है कि एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जैसे हाइड्रोजन, जब दो परमाणु दो 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 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जैसे ऑक्सीजन, और जब दो परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, उसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यह आ गया सहसंयोजक यौगिक के सहसंयोजक बंधन के क्या है, प्रकार है। अब है कि कार्बन सहसंयोजिक आबंध बनाता है, क्यों? एक क्वेश्चन है, क्यों कार्बन सहसंयोजिक आबंध बनाता है? तो देखो, चूंकि हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह न तो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और न ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। भाई, जिसका 4 गो इलेक्ट्रॉन है, अब 4 को इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे से लेगा, या 4 गो इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे से थोड़े ना दे देगा? तो यह हस्तांतरण नहीं करता है। भाई देखो, एक दो रहता है तो दे देता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। यह क्यों करेगा 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग? केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। रसायन में इलेक्ट्रॉन का 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं होता है। 2 तक चलता है काम, 3 तक भी चलता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं होता है। तो यह सिर्फ क्या करता है, साझेदारी करता है। अगर जरूरत पड़े तो यह दूसरे के साथ मिलकर क्या कर लेता है, साझेदारी करता है, जिसके कारण कार्बन सहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है। क्योंकि आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण किया जाता है, लेकिन सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो इसलिए कार्बन सहसंयोजक आबंध बनाता है। जैसे अगर हमको समझना हो तो देखिए इसको, इसी को हम बता देते हैं, क्यों हम दूसरा स्लाइड लेने जाए। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन है। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। देखो मैं यहाँ पे लिख लिया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, मिलकर क्या किया, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया और साझेदारी कर लिया और बना दिया क्या, CH4। तो कहने का सेंस है, इसलिए कार्बन सहसंयोजक आबंध बनाता है, न कि आयनिक आबंध बनाएगा। अब चलिए हम लोग मेन पॉइंट पर पहुंचते हैं, कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप कि क्या है कार्बन के अपरूप? जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है,
तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। मतलब जब कोई तत्व प्रकृति में, नेचर में विभिन्न भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डिफरेंट टाइप में पाए जाते हैं, डिफरेंट रूपों में पाया जाता है, तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। और कार्बन के जो होते हैं वह दो रूप होते हैं। कार्बन के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। जैसे अगर समझेगा तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो अब हम लोग चलते हैं हीरा पर, समझते हैं कि हीरा क्या है। हीरा का नाम आप लोग सुने होइएगा कि डायमंड, डायमंड का नाम सुने होइएगा। देखो हीरा जो होता है यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। एक कहावत है, हीरा हीरा को काट सकता है। मतलब कि यह इतना कठोर होता है कि हथौड़ी छेनी से भी मारिएगा तो यह नहीं टूटेगा। हीरा को काटने के लिए सिर्फ हीरा की जरूरत होती है। हीरा ही हीरा को काट सकता है। भाई नामे है हीरा। जब कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है तो हम क्या कहते हैं? उसके अंदर कुछ क्वालिटी होता है, क्या कहते हैं? यह लड़का हीरा है। मतलब उसके अंदर कुछ खासियत है। तो हीरा अपने आप में हीरा है। यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। यह कार्बन का तो रूप है ही है, लेकिन सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का रूप तो भाई कोयला भी है। अगर कार्बन के रूप को हम समझेंगे तो कार्बन कार्बन का ही ना रूप कोयला है। लेकिन कोयला को उतना महत्व नहीं देते हैं, हीरा को उतना महत्व क्यों देते हैं? उसका तो, उसका भी तो अप्रूप है। कोयला भी तो उसका ही अप्रूप है, कार्बन का ही है। तो कार्बन को, कोयला को इतना वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं, हीरा को इतना वैल्यू दे रहे हैं। उसका एक ही काम है। तो एक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं का ससंयोजक बंधन से जुड़ा होता है। अब यहां पर इससे समझो, एक कार्बन है, देखो यहाँ पे, यहाँ पर इसको फिगर को थोड़ा सा समझ लो। फिगर समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन दिख रहे हैं, और यह कार्बन जो है अन्य चार कार्बन परमाणुओं का सहसंयोजन बंध। देखो यह एक, दो, तीन, मतलब कि यह चार को के साथ जुड़ा है। फिर इसको अगर लेंगे तो एक, दो, तीन जुड़ा हुआ है। फिर अगर इसको लेंगे तो देखो एक, दो, तीन, चार से यह जुड़ा हुआ है। फिर अगर इसको देखो, इसी प्रकार यह ज्यादा जाएगा। देखो इसको अगर लेंगे, ई लेंगे तो देखो इसके साथ है, ई लेंगे तो इसके साथ है, फिर ई लेंगे तो इसके साथ है। तो इस टाइप से वह क्या है कि हमेशा वह चार अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है। इसलिए जो है इसको, इसे सहसंयोजक बंधन से जुड़ा रहता है। इसीलिए इसकी जो संरचनाएं होती है वह चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय होती है, इस टाइप से इसकी रचनाएं होती है। इसकी रचनाएं किस टाइप से होती है? इस टाइप से इसकी क्या होती है? रचनाएं होती है। इसका अपवर्तनांक कुछ होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है उच्च होता है। यह तो पता ही होगा, तो मेटल में, नॉन मेटल में आपको पढ़ा चुके हैं। काले रंग के हीरे को कार्बोनेडो कहते हैं। काले रंग के जो हीरा होता है उसको कार्बोनेडो कहते हैं। हीरा का क्रांतिक कोण जो होता है वो 24 डिग्री होता है। पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रसंस्करण जो होता है sp3 होता है, जो हम आपको बाद में बताएंगे कि sp3 क्या होता है। हम आगे पढ़ेंगे तो इसको बताएंगे कि sp3 क्या होता है। और साथ ही साथ यह विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक होता है। यह विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक होता है। अब हम जानेंगे कि हीरा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हीरा का उपयोग जो है कांच में, कांच को काटने में, कांच को काटने में करते हैं। हीरा हीरा को ही काट सकता है। जब कांच को काटना होता है तो हीरा का यूज करते हैं। जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है तो उसको छेद करना होता है तो हीरा का यूज हम करते हैं। पत्थरों में छेद करने के लिए भी हीरा का यूज किया जाता है, तथा आभूषण बनाने में किया जाता है। सभी महिलाएं की डिमांड होती है, या पुरुषों का भी डिमांड होता है कि हम हीरा का अंगूठी पहने, हीरा का रिंग पहने। एक हीरा का रिंग पहनने के लिए आपको लाखों कीमत चुकाना होगा, कई लाख रुपया चुकाना होगा, तब एक हीरा का रिंग बनता है, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। तो हीरा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? कांच को काटने में, पत्थरों को छेद करने में, और आभूषण के निर्माण में हीरा का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं।
अब है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है यह भी कार्बन का शुद्धतम और अस्थायी रूप है। कार्बन का ये भी शुद्धतम है और अस्थायी रूप है, और इसकी जो संरचना होती है वह षष्ठफलकीय होती है। अभी तक आप देखिए कि हीरा की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है, और ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वह षष्ठफलकीय होती है। देखो इसमें जब इसको यहाँ पर समझेगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिए षष्ठफलकीय है, 2 2 4 1 5 1 6, यह हमेशा जो है इस टाइप से रहेगा, टाइप से रहेगा, षष्ठफलकीय रहेगा। और यह मुलायम प्रकृति का होता है। आप लोग अभी तक ग्रेफाइट कभी देखे नहीं होइएगा, लेकिन आपको हम बता देंगे तो आप कहिएगा कि हाँ सर ग्रेफाइट हम देखे हुए हैं। देखिए बचपन में आप पेंसिल से लिखते थे, अभी भी पेंसिल से लिखते हैं ड्राइंग करने में, तो पेंसिल के जो ऊपर का जो कवर होता है वो तो लकड़ी का होता है, लेकिन पेंसिल जो जो काला रंग का जो होता है पेंसिल, अगर हम पेंसिल यहाँ पे बनाने की कोशिश हम करते हैं, मान लीजिए यह पेंसिल है, इधर जाए तो पत्ता बन गया, ये कैसे पेंसिल बने, छोड़ो हमको नहीं बनाने आता। मतलब कहने का सेंस, अगर पेंसिल देखते हैं, पेंसिल का जो नोकी होता है इस टाइप का जो होता है, वही क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और वह इतना मुलायम होता है कि हाथ से भी उसको छीलते हैं तो क्या होता है, वो टूट के गिर जाता है। तो यह मुलायम प्रकृति का होता है, और इसका जो प्रसंस्करण होता है वह sp2 होता है, और साथ ही साथ यह विद्युत धारा का सुचालक होता है। बहुआ इसको ठीक से देखना, इसलिए जब बिजली का काम करने जाना तो पेंसिल का यूज नहीं करना, ना तो मार देगा करंट। क्योंकि ग्रेफाइट का क्या होता है, सुचालक होता है। क्यों होता है कि देखो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं। हर जो षष्ठफलकीय यह संरचना बना रहा है उसमें देखेगा कि ई जो है, ई हमेशा एक मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसलिए जो है जब मुक्त अवस्था में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, प्रवाह होता है, जिसके कारण विद्युत धारा का क्या होता है, जिसके कारण इसके थ्रू विद्युत धारा पास कर जाती है, और विद्युत धारा पास कर जाएगी। इसलिए जब इलेक्ट्रिक का काम कीजिएगा तो पेंसिल का यूज नहीं कीजिएगा, न तो मार देगा करंट और हो जाइएगा अल्लाह के प्यारे। अब है ग्रेफाइट का उपयोग। कि ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग पेंसिल बनाने में करते हैं, विद्युत संयंत्रों में इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। जब इलेक्ट्रोड का निर्माण करना होता है तो उसको संयंत्रों में हम इलेक्ट्रोड के रूप में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। तो कहने का सेंस है कि हीरा और ग्रेफाइट के उपयोग और इसका इसके गुण और उपयोग को आप समझ गए। एक ना देखो, एक है नोट कि कार्बन का एक अन्य अप्रूव्ड फ्लोरीन भी है, जिसकी खोज 1985 ईस्वी में क्रोटो और स्मालोव के द्वारा कोबाल्ट 60 की सहायता से किया गया था। कार्बन 60 से, सॉरी कार्बन 60 जिसकी संरचना 20 फलकीय होती है। अब तो है C70, C90, C120 से भी फ्लोरीन की खोज हो चुका है। कहने का सेंस है कि कार्बन का एक और, देखो अभी तक हम जान रहे थे कार्बन का 2 ही अप्रूव है, लेकिन एक नया अप्रूव है, कौन, फ्लोरीन, जिसकी खोज 1985 ईस्वी में हुई थी, क्रोटो और स्मालोव के द्वारा। इस नाम को याद कर लेंगे, क्रोटो एवं स्मालोव के द्वारा कार्बन 60 की सहायता से की गई थी, और इसकी जो संरचना होती है इस टाइप से होती है, 20 फलकीय। आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।